इसके अंतर्गत किंग चेंज होते रहेंगे, साम्राज्य चलता रहेगा। लेकिन 1490 तक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, परिस्थितियाँ उत्पन्न वही हुई कि जो इस साम्राज्य में विदेशी आए, ईरान के आए, अफगान के आए, इराक के आए, उज्बेक आए, यानी मध्य एशिया से जो मुस्लिम्स आए उनको उन्होंने यहाँ पर शरण दिया। क्योंकि वो जब धीरे धीरे रहते रहते स्टैब्लिशमेंट, यहाँ पर दो पॉइंट हुआ। एक को बोलते हैं जो विदेशी आए उसको बोलते हैं अपाटी, और जो इंडियंस इसमें मुसलमान लोग, कन्वर्टेड मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, उनको बोलते थे गरीब। गरीब इन दोनों का संघर्ष, ये इंटरनल प्रॉब्लम। इसके अलावा एक्सटर्नल प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि एक तो चल ही रहा है क्या, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जब ये इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे क्या होगा कि जब ये यहाँ तक पहुँचते अगर यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो देवराय द्वितीय समाप्त हो चुका है विजयनगर में, और अब जो पावरफुल रूलर नेक्स्ट आएगा तो 1505 में आएगा कृष्णदेवराय, तो 1529 तक पावरफुल रूलर, यानी कि देवराय सेकेंड के बाद और 1505 के बीच का जो हिस्ट्री है विजयनगर साम्राज्य की, उसमें आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य वीक हो गया। और वीक हो गया है तो मतलब कृष्णदेवराय क्यों महान, इसलिए महान है कि जो उनका विजयनगर साम्राज्य था, जब किंग वीक हुआ देवराय सेकेंड के बाद, तो मैक्सिमम बहमनी ने उस पर कैप्चर कर लिया, बहमनी साम्राज्य ने उसको कैप्चर किया या इंडिपेंडेंट हो गया। तो कृष्णदेवराय जब गद्दी पर बैठा तो उसने उस पूरे साम्राज्य को, जो विजयनगर साम्राज्य से जो इंडिपेंडेंट हो गए थे, जिसको बहमनियों ने कैप्चर कर लिया था, उसको पुनः उसने स्थापित किया। और मैंने बताया था कि उसने एक उपाधि धारण की थी, यवन राज स्थापना 4, 2 बार उसने स्थापना। यवन का मतलब यहाँ विदेशी होता है। क्यों मैंने बताया था कि बहमनी साम्राज्य का जो किंग महमूद सेकेंड, उसको उसने लीडर पर पॉइंट किया। और इस लाइन को आपको समझना है, तो समझा आपको कैसे समझना है, इसको समझाने के लिए आपको बहमनी साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही। इसके बाद जब वीक होता है, तो वीक होगा तो आपके 5 भाग होगा। सबसे पहले अहमदनगर, अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता मैं आपको बताऊँ। अहमदनगर के बगल में हरार, नीचे बीजापुर के बगल में बीदर, तो आपको समझना ये है कि यहाँ पर समझना क्या है, ये समझना है कि बहमनी साम्राज्य का जो मेन शासक था वो यहीं पर था। बीदर पर वो था, लेकिन वो कमजोर स्थिति में, और जो मजबूत स्थिति में था वो बीदर को संभाला। जो कमजोर स्थिति में था, कृष्ण मोहन राय ने उसको गद्दी पर रखा, इसीलिए उसने उपाधि कौन सी भारत की यवन राज स्थापना 4 की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि संपत्ति का मालिक कोई हो और उस पर कब्जा कोई कर ले, तो कोई पावरफुल आए जो संपत्ति का जो ओरिजिनल मालिक हो उसको वो हक दिलाए, लेकिन जैसे फिर वापस आए वैसे वो जो जबरदस्त है वो फिर उसको कर। तो बहमनी साम्राज्य का जो वास्तविक शासक है, वो वास्तविक कंसा वो कहाँ पर इधर
अब यहाँ से प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है कि कौन कौन से वंश ने कहाँ कहाँ शासन किया, ये मिलाने के लिए भी आता है। तो अहमदनगर में जो शासन हुआ तो निजाम शाही, निजाम शाही, अब इसको मदीन शाही बोलते हैं। यहाँ पर बीजापुर में आदिल शाही, और यहाँ पर यहाँ इसको इमाम शाही बोलते हैं। और ये यहाँ से देखिए अभी इसको ध्यान रखना, यहाँ से इंडिपेंडेंट होने के बाद ये इंडिपेंडेंट रूप से शासन करता है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए आप, तो जब इधर उत्तर में तो मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की दक्षिणी, मुगल साम्राज्य के उत्तर में निकला है, तो मुगल साम्राज्य ने फिर लास्ट इसको इसके ऊपर मुगल साम्राज्य, तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य ने औरंगजेब तक का इसको कैप्चर किया और इसको कैप्चर किया और ये बीजापुर और बोल किया। ये 1686 और 1687 गोलकुंडा। आपसे ये नाम लिख के दे देगा, बोलेगा मिलाइए कि कौन सा किसका। अब उनका इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, उनका एक अलग फिर आपको यहाँ 1490 से लेकर और 1633 है, 1636 हाँ 1633 में मुगल साम्राज्य इसको बनाया और अहमदनगर ने इसको जीत दिया। ये चला ऐसे ये सब रहेगा, ये दोनों बाकी रह गए। ये बीजापुर ने इसको जीत दिया, तो अब ये गया था 1687 में जब औरंगजेब आया, और ऐसे ये इसका 1686 में गया, 1687 में ये। तो आप देखेंगे कि ये कहाँ से शुरुआत वाला साम्राज्य और कहाँ पर जाकर खत्म हो। और इसको बहुत मैं डिटेल में इतना तो समझ लीजिए, इसको आप मैप बनाकर और सन नोट कर लीजिए कि सन में प्राइमरी साम्राज्य टूट रहा है और फिर इंडिपेंडेंट जो साम्राज्य बन रहे हैं, उन साम्राज्यों का जो विलय है वो मुगल साम्राज्य में कब हो रहा, किस हिसाब से प्राइमरी साम्राज्य खत्म हो रहा है। लेकिन आप बता देंगे यहाँ पर कि अब उनको एक चीज़ से मुगल साम्राज्य, फिर यहाँ पर प्राइमरी साम्राज्य और यहाँ पर विजय। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मुस्लिम, ये तो पूरा उत्तर भारत में और ये दक्षिण भारत में और ये सुदूर दक्षिण। और आप देखेंगे तीनों में कल्चर में अंतर है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर। आप दक्षिण भारत चले जाएंगे, यहाँ की संस्कृति सभ्यता देखेंगे तो डिफरेंस। आप इस बैमनी साम्राज्य के एरिया में चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, रहन सहन खान पान तो डिफरेंस, भाषा शैली में भी अंतर है। और आप उत्तर भारत में आप रही रहेंगे, कल्चर में क्यों डिफरेंस है कल्चर में, तो ये आपको लैंग्वेज की समस्या यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति जो है, यहाँ पे आपको मंदिर, देवता, खान पान, मतलब एक हिसाब से कहते हैं कल्चर में दिखेगा वो भारतीय कल्चर से कहते हैं। और कौन सा कल्चर है, विजय का संस्कृति अलग है, वैभवी संस्कृति। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग है जो बसे यहाँ पर, तो कौन से लोग विदेशी थे, वो भारतीय नहीं थे। इस पीरियड में जो बसे यहाँ पर तो कौन से थे, ईरान से, इराक से, उज्बेक, ऐसे लोग यहाँ आकर बसे। तो यहाँ की संस्कृति अलग है, खान पान रहन सहन अलग है।
अंडरस्टैंड। तो मुगल साम्राज्य का अलग है। संस्कृति कैसे कैसे अलग होती है वो हमें दिखाई पड़ती है। संस्कृति कैसे अलग हो रही है कि जिस एरिया में जैसे लोग रहते हैं जो उनकी संस्कृति होती है उसका प्रभाव उस एरिया पर दिखाई पड़ता है। अभी भी वर्तमान समय में ठीक है। अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा खान पान, जैसे यूट्यूब वगैरह है या उस पर दिखा रहे तो एक तरह से लोग बना रहे हैं, एक तरह से खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कनेक्टिविटी नहीं थी तो सबकी अपनी अलग अलग सभ्यता और संस्कृति थी। और अब मोबाइल और इंटरनेट की वजह से सब कुछ तो संस्कृति है, जैसे कि मुंबई से जो फैशन निकल रहा है वो पूरे भारत में फैल रहा है। वो सिनेमा जो बन गया, सिनेमा जो रिलीज़ हुआ, अब इसमें दक्षिण भारत की जितनी मूवी हैं हिंदी में डब करके उत्तर भारत में दिखाई जा रही है। उत्तर भारत की मूवी तो इससे क्या हो रहा है, कल्चर का देखने के बाद आदान प्रदान। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो वेशभूषा रहन सहन खान पान हो तो पूरे भारत की एक हो जाए। जैसे GST लागू हो गया, एक भारत एक देश, इसका मतलब क्या है कि हमें एक बनाना। हमें क्या बनाना है, ये जो डिफरेंट जो बहुत सारे डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस आने वाले समय में हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से समाप्त हो जाए, डिफरेंसेस ना रहे। तो ठीक है। तो अब बैरमनी सम्राट के शासकों के बारे में बता दें, इतना तो आप समझ गए ना। इसको आप लिखिएगा, नोट बनाइएगा। और यहाँ से आपसे बता दूँ कि बहुत लोग सीरियसली नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन अगर ये विजयनगर सम्राट और ये सम्राट, इससे मान लीजिए 100 सवाल आते हैं एग्जाम से और आपने सिर्फ मुगल भारत पढ़ के गए, पूरा अच्छे से तैयार है और 100 में से आप 17 सवाल सही करके आए, 30 सवाल आपकी गलत है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए कहा गया कि सिलेबस का एक एक कोना हमें पढ़ के जाना, हमें एक तो कोना छोड़ना नहीं है, तब हम क्वालिफाई करते हैं। हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम 100 में से 80 सवाल ही सही करके आए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा सिलेक्शन कब होगा तो 100 में से हम 95, 96, 97 सवाल सही करें। तो पता चला कि हमको नहीं समझ में आता है, हम छोड़ दिए, पढ़ भी नहीं किए। इसलिए हमें अभी इसको हमने समझा दिया, अब आप इसको पढ़िएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक? पीछे तक आवाज़ आ रही है? इतना पीछे क्यों बैठे हो? मतलब नहीं है इसे, मतलब ऐसे दूसरे सब्जेक्ट जाते हैं SSC वाले, मतलब तो आ जाओ, आगे आ जाओ। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पीरियड में 1325 से 1351 के बीच में उसने एक पोस्ट बनाया था, अमीर सादा, यानी कि 100 गाँवों के समूह पर उसने एक अधिकारी अपॉइंट किया, तो पूरे साम्राज्य में उसने अपॉइंट किया। तो दक्षिण भारत में भी अमीर सादा नियुक्ति की और ये इस पद पर नियुक्त हो जो विदेशी जो थे उनकी नियुक्ति, विदेशी थे उनकी नहीं, बाहर से जो लोग आते थे अमीर सादा के पद पर उनकी नियुक्ति करता था। तो दक्षिण भारत में उसने अमीर सादा के पद पर एक नाम है इस्माइल लिखा हुआ, लेकिन उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसको इसने अमीर सादा के पद पर अपॉइंट किया था, इस्माइल नासिरुद्दीन साहब को। लेकिन ये बहुत बुजुर्ग था और इसने अपने पद को मतलब अलाउद्दीन बहमन शाह को, या हसन गंगू कहते हैं, उसको इसने रिजाइन करके बोला कि तुम इस पद को तुम समझो। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रिवोल्ट शुरू हो गए उसके अगेंस्ट, जब वो अपने शासन के उत्तरार्ध में था। तो उसी रिवोल्ट में हसन गंगू ने रिवोल्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की 1347 में। ठीक। तो अब आपसे पूछा गया कि अमीर सादा अपॉइंट किसको किया था, तो हमने इस्माइल नासिरुद्दीन शाह इस्माइल को अपॉइंट किया था। लेकिन वो बुजुर्ग था और जिसने उसने इस पद को अपने हसन गंगू को उसने ट्रांसफर कर दिया और हसन गंगू जो था उसने
नाम है बहमनी साम्राज्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि तारीख फरिश्ता है, एक किताब है जो फरिश्ता में मिलती है। मैंने आपको बताया क्या इसके बारे में, जो मैं बता रहा था आपको। तो तारीख फरिश्ता है का जो राइटर है फरिश्ता, वो इसी दक्षिण भारत में रहकर उसने इतिहास लिखा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का इतिहास। तो अभी जब किंग आएंगे तो मैं बताऊँगा किसके दरबार में था वो और उसने किताब कब लिखी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, पहला शासक अलाउद्दीन बहमन था। तारीख फरिश्ता ने लिखा कि हसन गंगू को जो है बहमनी से मतलब इसका मतलब निकालता कि किसी ब्राह्मण का था। गंगू हसन जो था किसी गंगू नामक ब्राह्मण के यहाँ था, काम करता था। और जब उसने जो उतना इन्फ्लुएंस में था उसके, ये फरिश्ता लिखता है किताब में, जब उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की तो उसने वो हसन गंगू ब्राह्मण के नाम पर इसका नाम बहमनी साम्राज्य, अलाउद्दीन बहमन शाह। और आप देखेंगे आगे चलकर कि इस जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी थी किंग्स की जो ब्यूरोक्रेसी थी या उनका जो मंत्रिमंडल था, उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण को उसने अपॉइंट किए थे। अंडरस्टैंड, ब्राह्मणों को उसने अपने यहाँ अपॉइंट किया, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों ने विद्रोह नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके अंडर में काम किया। ये भी सीखना ठीक है। अब उसके बारे में बताते हैं आपको। आप लोगों को पढ़ने का जो तरीका आपकी डायरी में लेके आया हूँ, देखो जैसे ये डायरी मेरी है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत कम समझ आ रहा है। उसमें मैंने फ्लैग लगा रखे थे, बहुत पुरानी डायरी है। ये जितने राज्य हैं पूरे भारत में, हर सारे राज्यों की हिस्ट्री है, शुरू से लेकर टिल नाउ, कब क्या हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ। जैसे आप उड़ीसा पढ़ेंगे तो पूरा उड़ीसा शुरू से लेकर और आज तक आप पढ़ेंगे कि उड़ीसा आज तक मतलब उसको अगर मेंटेन करते चले तो मेंटेन है कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, इस बार चेंज हुआ चीफ मिनिस्टर ना, इससे पहले नवीन पटनायक थे, एक बार भाजपा जीती है। तो यही इतिहास है, तो उसको अभी तक मेंटेन कर लिया है, शुरू से लेकर मौमकर राजवंश से लेकर गंग राजवंश। और कल मैंने बताया था आपको कौन सा राजवंश, गंग कपिलेंद्र ने किस वंश की स्थापना की थी, गजपत वंश। ठीक है, तो अब ये पूरा उसके बाद आज तक का कनेक्ट करते चले जाओ। बंगाल पढ़ोगे तो बंगाल का ऐसे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है। आप स्टूडेंट हैं, आपको 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना है तो सारे स्टेट्स का हिस्ट्री पढ़ना। जैसे हम आपको बताएंगे तो अलग अलग स्टेट्स पर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बराबर, रुपये में नहीं समझता। और अलग अलग स्टेट्स की अपनी कल्चर है, अपनी लिटरेरी साहित्यिक उनका उन्नति है, अपनी समाज है, संस्कृति है और अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। और वही से सवाल पूछता है कि अगर पूछ जाए कि किस बहमनी सुल्तान को जगत गुरु कहा जाए, पहले हम बहमनी पढ़ेंगे, बहमनी सुल्तानों के नाम ही नहीं पता तो जगत गुरु तो हम तुक्का ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपके नोट्स बना कंप्लीट है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। इस तरह का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पहले शासक का नाम लिख लीजिए, अलाउद्दीन बहमन शाह, 1347 से 1358। इसने इसको आप बिंदुवर लिखिएगा नंबर 1 पॉइंट करके, क्योंकि तब जल्दी हो जाएगा। इसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया, गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। गुलबर्ग
बहमनी साम्राज्य के आपको क्षेत्र भी बताते हैं, क्षेत्र भी जानते हैं। जैसे बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र इधर है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं जो भारत को अलग करती हैं उत्तर और दक्षिण। तो बात करते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला, और नीचे आप देख लीजिए कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। अब भारत का आप नक्शा देखेंगे तो ये नीचे दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। और इतना एरिया, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इनके पास वेस्ट ये कोस्ट था समुद्री, लेकिन ईस्ट में ये कोस्ट नहीं था जब ये बहमनी साम्राज्य स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर जो 3 बंदरगाह का नाम हमने बताया, एक गोवा, दूसरा चौल, दूसरा दमोह। ये 3 बंदरगाह हैं जिससे ट्रेड हो रहा, व्यापार हो रहा। व्यापार कल मैंने बताया था, व्यापार अरब इलाके से हो, ऊपर चले जाओ तो गुजरात से होगा, और चले जाओ तो सिंध से होगा, ठीक है। इस तरह से इनका व्यापार होगा। और इसी बहमनी साम्राज्य इधर तो इसने शायद ये जान लीजिए कि व्यापार से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो अभी जब तक बहमनी साम्राज्य तब तक तो ये इधर एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। इधर मान लीजिए उड़ीसा का, उड़ीसा गणपत का, और ये इधर। और वही फिर बाद में जब विजयनगर साम्राज्य पर आया हूँ तो वो इसी एरिया को लेकर झगड़ा था, गणपत वंश और मैंने कल बताया था कि गणपत वंश के शासक ने अपनी बेटी का विवाह इसकी जगह ऐसे कर दिया था, असमझौता कर दिया था, लेकिन अंततः उसने इस एरिया को ठीक किया था। और जब विजयनगर फिर जब कमजोर हुआ तो तब गोलकुंडा अस्तित्व में आया। 1490 के बाद जब धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे तब उन्होंने इस एरिया को देखकर अपने राजा गोलकुंडा, तब जाके इनको इधर भी जो मैंने बताया था कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उस एरिया को किया, और इधर से भी ट्रेड किया। क्योंकि मैंने जब देवराय सेकंड आपको बताया है तो मैंने बताया कि इस एरिया को देवराय सेकंड ने जीता, और यहाँ से जीतने के बाद उन्होंने बर्मा के साथ में श्रीलंका से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपना सिक्योरिटी टैक्स करेंगे। क्योंकि ये एरिया अगर आपको इधर जाना है पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया में तो ये बेटर है, नीचे पड़ेगा। और यहाँ से तो आप अरब सागर में चले जाए, ठीक है। यहाँ से अगर आना है तो आपको नीचे से घूम के तब इधर आना है। तो इसको विजयनगर भी पाना चाहता है और बहमनी भी चाहता है। तो बहुत दिन तक ये विजयनगर भी कैप्चर में रहा, और विजयनगर जब वीक हुआ तो फिर बहमनी इसको कैप्चर हो गया। तो ट्रेड नहीं से होगा, ट्रेड नहीं से, अंडरस्टैंड। बहमन शाह ने साम्राज्य का विभाजन 4 तरफों में किया, तरफों में, तरफ यहाँ दूसरे जो प्रांत कहते हैं, प्रांत को तरफ कहते हैं, 4 तरफों में किया। रायचूर दोआब पर अधिकार करके उसने विजयनगर के साथ चलने वाले संघर्ष की शुरुआत की थी। नेक्स्ट दी गई मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, 1358 से 1375।
उसके बारे में मैंने बताया कि तोपों का युद्ध हुआ था 1367 इसी के समय में तोपों का युद्ध हुआ था विजयनगर से। मोहम्मद द्वितीय, नेक्स्ट किंग मोहम्मद द्वितीय 1378 से 1357, 1378 से 1357। इसने विजयनगर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। इसने अकाल, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। इसने अकाल के निदान के लिए, मालवा एवं गुजरात से 5000 बैलगाड़ियों से खाद्यान्न आयात किया। 5000 बैलगाड़ियों से खाद्यान्न आयात किया। अब जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422। तो वही फिरोज शाह ना जिससे यहाँ पर देवराय ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी, वही फिरोज है फिरोज शाह जो मैंने विजयनगर में पढ़ाया था। देखिए इसने 3 बार विजयनगर से युद्ध किया। इसने 3 बार विजयनगर से युद्ध किया। जिसमें 2 बार उसे आंशिक सफलता मिली। इसमें 2 बार उसे आंशिक सफलता मिली। परंतु तीसरे युद्ध 1419 ग्रेटर में युद्ध, परंतु तीसरे युद्ध 1419 में वह अपने ससुर देवराय प्रथम से हार गए। देवराय प्रथम से हार गए। इसका चिश्ती सूफी संत, इसका चिश्ती सूफी संत येसुद्राज से मतभेद था। येसुद्राज से मतभेद। येसुद्राज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के तो मैं बताऊंगा, तो इसमें बताऊंगा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। येसुद्राज से मतभेद। वह आशु कविता लिखने में निपुण था। ये प्रश्न पूछता है, वह आशु कविता लिखने में निपुण था। आशु कविता लिखने में निपुण था। ये प्रश्न पूछता है कि दिल्ली महमूदी साम्राज्य का कौन सा शासक था जो आशु कविता लिखने में निपुण। आशु कविता भी जानते क्या होता है? यहाँ नहीं होता है, हम लोग जहाँ कॉलेज में थे वहाँ पे आशु कविता का प्रोग्राम कंपटीशन कराया था। आशु कविता मतलब कोई मैंने बात बताई और तुरंत आपने उसमें कोई शायरी बोल दी फटाक से, जैसे हम बोले क्यों सुनते हैं, बोलिए फट से बोलिए, सुर लय ताल मिलाकर ना, उस मामले में ये बहुत फास्ट है। आशु कविता मतलब फटाक से सोचना नहीं।
आप बताइए तुरंत को कोई चीज़ उसका शेर बना दो। आंसू कविता रचने में ये बहुत दक्ष था। उसने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ रखा। योसा के बारे में बता रहे हैं, उसने ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ रखा। ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या जानते हैं? कौन जानता है बताइए जल्दी बताओ, पढ़ा के बताओ। अरे सर, जो कैथोलिक धर्म का जो मतलब कि वो कैथोलिक धर्म में जो पुस्तकें हैं धार्मिक, वही सबसे बाइबल है वो दो भागों में है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ यहूदी और न्यू टेस्टामेंट ऑफ ईसाई, दोनों पढ़ रखा था। ये कई भाषाओं का ज्ञाता था। कई भाषाओं में ये लीजिए फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में बात करता था। कौन कौन सी भाषा में? या कई भाषाओं में फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़। एवं मराठी भी, मराठी भाषाओं को जानते हैं और अपनी अलग अलग पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्या अपनी अलग अलग पत्नियों से अलग अलग भाषा में बात करता है। जैसे आप कोई तमिल लड़की से शादी कर ले, तेलुगु वाले से भी कर ले, कन्नड़ वाले से भी कर ले, तो सबसे बात तो करना पड़ेगा उसी भाषा में। तो कैसे समझ दूसरी बात आज के समय में पॉसिबल है? नहीं, समय में पॉसिबल था। हो सकता पॉसिबल है अगर दो, मतलब वैसे तो दो शादियाँ वैसे है ही नहीं वैलिड, तो फिर कहाँ से फिर। और अच्छा ये बताइए सर, जैसे मान लीजिए कोई पुर्तगाली जैसे इंडिया में आया शुरुआती, तो जैसे उसकी भाषा तो दूसरी है, पुर्तगाली में बोल रहा है, विवाह की है, हाँ विवाह की। नहीं समझ पाया। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहली बार कोई पुर्तगाली से आया व्यापार के लिए, तो उसकी भाषा दूसरी है, तो वो कैसे आपस में कनेक्ट होते थे? कनेक्ट होते थे, जानते थे ना लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज जानते थे, दुभाषिया रखते थे। जैसे आज ट्रांसलेटर रखते थे, उस समय भी दुभाषिया था। अल्बुकर का दुभाषिया था, तो जाकर किसी और ऐसे मिलकर था बात करते तमिल उस समय में। आज भी देखिए ट्रांसलेटर होते हैं। अब देखते हैं जब जाते हैं प्रधानमंत्री तो वो हिंदी में बोलते हैं, फिर अगर उसमें है तो रशियन जो होता है वो तुरंत कर्म करके बोलता है, और फिर वो जो उसमें बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट करता है। तो वो भाषिया तो थे उस समय। और फिर जब फंसे जैसे अंग्रेजों का है, पुर्तगाली, इन्होंने यहाँ की औरतों से शादी, जैसे यहाँ गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत गरीब, आखिर लोग अपना धर्म क्यों पालन करते हैं? सिर्फ गरीबी ही बदलते हैं। भारत में तो एक क्लास था जिसने शासन किया ना, बाकी लोग तो गरीब ही थे। तो अब उनको सुख चाहिए तो वो शादी कर ली। अब शादी के उनसे बच्चे हुए, उनके साथ रहे, धीरे 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 सीख गए। जैसे अब आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आपके घर में जो भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाएगी तो बच्चा अवधी बोलेगा, खड़ी बोली जाती है तो बच्चा खड़ा बोलेगा, अंग्रेजी बोली जाएगी तो बच्चा अंग्रेजी बोलेगा। तो उन लोगों ने भी कई शादियाँ की हैं और उनसे जो बच्चे पैदा हुए धीरे धीरे उनसे रहते 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 उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी। ऐसे थोड़े शासन कर लिए, भाषा भी सीखी। भाषा सीखी नहीं और भाषा अपना सिखा के अंग्रेजी। यार अंग्रेजी अगर क्या पता अंग्रेजी खत्म हो सकती है? अंग्रेजी कौन सी भाषा है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो सबसे बड़ी बात है इंग्लिश जो है वो व्यापारिक भाषा, आपको खत्म सिर्फ कहते रहिए लोग फालतू, कोई मतलब नहीं। वो आगे वही बढ़ेगा जिसको इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग, वरना आप अपने क्षेत्र में कोई सीमित रहे। अगर बहुत आगे जाना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सच है जो लोग नहीं बोलते। कंपटीशन भी क्वालिफाई करने पड़े, उसमें भी कुछ ही वर्ग में कब्जा है, उसको तोड़ना है तो फिर उसी लेवल में जाना पड़ेगा। इसने दौलताबाद में भीमा नदी तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना की।
तथा नहीं पर एक नक्षत्रशाला बनता है। इसमें उसी ने फिरोज शाह ने दौलताबाद में क्या किया? दौलताबाद में भीमा नदी के तट फिरोजाबाद शहर की स्थापना तथा यहीं पर एक नक्षत्रशाला जानते हैं ना, जंतर मंतर हाँ। ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया। इसने आफाकियों को बहमनी साम्राज्य में बसने की अनुमति दी। आफाकियों को, आफाकी समझ गए ना, मैंने बताया आफाकी कौन है। इसने आफाकियों को बहमनी साम्राज्य में बसने की अनुमति दी। क्या सर आफाकी? बसने की अनुमति, आफाकी मतलब विदेशी लोग। है नेक्स्ट शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह 1422 से 1436। उसकी उपाधि वली या संत की थी। उसकी उपाधि वली या संत की थी। ये प्रश्न भी पूछता है बच्चे। इसकी उपाधि वली या संत की थी। और येसुद राज के साथ रहने के कारण इसको वली कहा गया। सूफी येसुद राज के संपर्क में रहने के कारण इसको वली या संत कहा गया। अहमद शाह ने 1425 में गुलबर्गा की जगह बीदर को राजधानी बनाया। ये प्रश्न कई बार पूछा है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। गुलबर्गा से बीदर राजधानी कब ट्रांसफर किया, किसने किया? कब सर? शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने 1425 में 1425 में गुलबर्गा से ये प्रश्न बच्चे पूछा कई बार, लेकिन हिस्ट्री का मान लीजिए आपको टीचर बनना है, वहां पर काम आएगा। फैक्ट है। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका बगल का जो वेस्ट कोस्ट है उसको वारंगल कहते हैं। वारंगल कहते हैं, इसको अहमद शाह ने खरीदा और बहमनी साम्राज्य में। ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट था इतना एरिया डेल्टा जो था, इसको वारंगल, इस एरिया को बहमनी साम्राज्य को बनाया। यानी इस कोस्ट को और इधर इस कोस्ट, दोनों कोस्ट अब बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। इसी के काल में देशी और विदेशी झगड़ों ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। शासक हैं इसमें, तो इसके बाद हुमायूं है शासक। इनका पीरियड योग करिए 1458 से 1461। हुमायूं 1458 से 1461। इसको दक्षिण का नीरो कहा जाता है। दक्षिण का नीरो, दक्षिण का नीरो। नीरो नाम सुने होंगे, रोम का शासक था नीरो। रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वही है। हुमायूं को 1458 से दक्षिण का नीरो बांटना है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसमें आ रहा है महमूद गवाह। महमूद गवाह नाम सुना होगा आप लोगों ने महमूद गवाह। हाँ, महमूद गवाह। इसे एक्चुअली लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। दो नाम है, एक महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा, ठीक है, और एक है महमूद गवाह। तो महमूद गवाह जो है ये वजीर है महमूद साहब, और जो महमूद बेगड़ा है ये किंग है गुजरात। ये दोनों में अंतर, महमूद बेगड़ा और महमूद गवाह, ये अंतर। इसको गुजरात से जुड़ेगा बेगड़ा आएगा, गवाह आएगा तो महमूद साहब। कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मोहम्मद शाह थर्ड लिखिए। हाँ, थर्ड 1463 से 1482। ये अल्पवयस्क है और इसका संरक्षक जो है वो महमूद गवाह है। महमूद गवाह के बारे में पढ़िए, जहाँ से प्रश्न आता है। महमूद गवाह की एक उपाधि थी। महमूद गवाह जानते हैं, महमूद गवाह जो था कि विदेशी था, पार्टियों का नेता था, जो विदेशी आए थे उनका ही था, और इसको इन्होंने अपना वजीर बनाया था। अल्पवयस्क था मोहम्मद शाह तृतीय, और उनका वजीर जो था और उसी के हाथों में पावर, ठीक है। अब मोहम्मद शाह जब बड़े होंगे, अब एक तरफ विवाद भी चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है? जो अहमद शाह के समय में शुरू हो गया, आफाकी और गरीब के बीच में, देसी और विदेशी के मामले में विवाद चल रहा है। अब इसी में कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट का संघर्ष होगा, और कॉन्स्पिरेसी होगी महमूद गवाह के खिलाफ। तो जो गरीब हैं ये किंग से बोलेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी ही सत्ता न पलट के और खुद किंग ना बन जाए। तो एट लास्ट 1481 में मोहम्मद शाह तृतीय ने इसको फांसी की सजा दी, महमूद गवाह। तो 1463 से 1481 का जो पीरियड है मोहम्मद शाह तृतीय का, मोहम्मद शाह तृतीय 1463 में अल्पवयस्क है, और उसका प्रधानमंत्री कौन है? महमूद गवाह। महमूद गवाह नेता किसका है? विदेशी मुसलमान। और कन्फ्लिक्ट क्या चल रही है? विदेशी मुसलमान और देसी मुसलमान, आफाकी और गरीब के बीच में। अब कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, जैसे ये पावर में आता है, जैसे प्रधानमंत्री है वो अल्पवयस्क के धीरे धीरे पावर अपने हिसाब से, जो भी निर्णय ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, ये अपॉइंटमेंट कितने हो रहे हैं उसमें विदेशियों को ही प्राथमिकता। ये जो गरीब हैं, गरीब का मतलब देसी मुसलमान है, वो अब कॉन्स्पिरेसी करेंगे किंग के साथ में मिलकर कि कहीं ये इतना पावरफुल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी आपकी सत्ता पलट दे और कुछ होता नहीं। तब उसने आदेश दिया 81 में कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, 1481। तो 1481 में इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये इसकी कहानी, अंडरस्टैंड। अब इसको उपाधि कौन सी थी इस पीरियड में? इसको मलिकुल तुज्जार, मलिकुल तुज्जार। मलिकुल तुज्जार का मतलब ये होता है व्यापारियों का प्रधान, इसको उपाधि मिली थी। और ख्वाजा जनां भी कहा, ख्वाजा जनां। वैसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मलिकुल तुज्जार की उपाधि किसे प्राप्ति करने जा रहा है? ऑप्शन दे देगा, आपको याद है, फर्स्ट लगाएंगे महमूद गवाह।
गवा ने विजयनगर से दाभोल एवं गोवा विजिट कर लिया। महमूद गवा ने विजयनगर से दाभोल एवं गोवा विजिट कर लिया। दाभोल एवं गोवा विजिट कर लिया, यानी विजयनगर के कंट्रोल में था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। मैंने मैं आपको बताया भी कि दाभोल कहाँ है, गोवा कहाँ है। और इसने प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी। यानी प्रांतों को क्या कहते हैं, तरफ कहते हैं। तो अभी तक कितने तरफ थे महमूदी सम्राट में? 4 तरफ थे। और महमूद गवा ने उसको क्या कर दिया? 8 कर दिया। सो लीजिए, दबाव होता है जब सरकार के ऊपर, तो सरकार ये काम करना पड़ता है। ये ध्यान रखिए। आप लोग सुनते होंगे कि अरे किसी सरकार में 30 मंत्री हैं, लेकिन चुनाव आने वाले होता है तो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार का मतलब कितने होंगे? 50 लोग हो गए मंत्री, 30 से। तो 20 लोगों को जो मंत्री बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? फिर ऐसे जात देखकर, वर्ग देखकर बनाया जाता है कि उनके पीछे जो वोटर्स हैं वो फिर हमको वोट दे दें और हम सत्ता में बने रहें। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर जो 4 तरफ थे अभी तक महमूदी साम्राज्य में, और उसको 8 तरफ, इसका मतलब आप निकालिए कि 8 तरफ ऐसा नहीं कर दिया आपको, इसलिए कर दिया क्योंकि उसके ऊपर दबाव है, लोग मांग रहे हैं अपना। तो प्रांतों का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। जब 4 तरफ थे, प्रांत को तरफ रहते हैं, तो वो हो गए 8 तरफ विभाजित। ये प्रश्न पूछता है कि 8 तरफ किसने किया है? महमूद बेगड़ा गुजरात में, और महमूद गवा के बारे में पढ़ा। दोनों में अंतर है। महमूद गवा महमूदी सम्राट, उसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में है। तुम्हारे सिलेबस तो इतना है ना। वैसे जब सल्तनत काल में, जब 1388 में जब उसकी डेथ हुई फिरोज तुगलक की, तो मैंने बताया कि 1388 से लेकर और 1414 तक बड़ी बुरी स्थिति थी। और इसी बीच में एक आक्रमण भी विदेश से हुआ, तैमूर का आक्रमण, तो जिसमें अब जैसे दिल्ली कमज़ोर हुआ वैसे जितने स्टेट्स थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था, उसने कहते हैं भारत का प्रथम साम्राज्यवादी इतिहास में वो था जिसने एक सूत्र में पिरोया था। तो जैसे तुगलक वंश कमज़ोर हुआ, वैसे सब गुजरात, मालवा, राजस्थान के जो रियासतें थी सब इंडिपेंडेंट थे। तो अब इंडिपेंडेंट स्टेट चलेगा सारी हिस्ट्री। मालवा का अलग चलेगा, गुजरात का अलग चलेगा, चित्तौड़ का अलग चलेगा, रणथंभौर का अलग चलेगा, अंडरस्टैंड, जालौर का अलग चलेगा। फिर जब अब इसके बाद सिर्फ अकबर ये फिर आएगा, तब वो फिर यूनिफाई सबको अलग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इतना मैंने बताया ही, तो अब जब अकबर की पॉलिसी पढ़ेंगे तो अकबर सबको जीतेगा। और मुगल साम्राज्य तो कुछ अच्छी बात को जीत रहे हैं, अहमदनगर को जीत ले रहे हैं, गोलकुंडा को जीत रहे हैं, बीजापुर को जीत ले रहे हैं, बीदर बरार सब जीत लिए ना। पर नीचे का एरिया मुगल साम्राज्य में नहीं था, बल्कि पूरा उत्तर कश्मीर से लेकर और बीजापुर और गोलकुंडा तक, यानी कावेरी कृष्णा नदी से ऊपर और कश्मीर से नीचे का इतना बड़ा मुगल था, तो वो अकबर ने खेले। और फिर जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो फिर बंगाल स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया और अवध स्वतंत्र हो गया। फिर बहुत से सिख लड़ने लगे, अफगान लड़ने लगे, मराठों ने अपना अलग स्टेट बना लिया। तो फिर अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने फिर एक एक करके सबको हराया, फिर एक भारत बना दिया। उन्होंने तो दक्षिण भारत को जीत लिया, तो मुगल साम्राज्य भी नहीं जीत पाया। अंडरस्टैंड? तो 4 तरफ थे, उसको 8 तरफ में बांट दिया। और उनको मैंने भी शुरू में बता दिया, क्लास शुरू में यूट्यूब में देखिए। मैं बीच आज में बहमनी साम्राज्य पढ़ा। बहमनी साम्राज्य को जब स्थापना हुई तो उसको जो बहमन साहब ने प्रथम किए, हाँ मुझे तो पता तो रोज क्लास चल रहा है। हाँ तो क्या क्या बता रहा था मैं?
यहाँ कर दिए। जैसे मैंने अभी एक जी का नाम बताया ना, अहमद साका की, उसने मूवी जी किया। तो अब सम्राट जब जीत हुआ तो समाज बड़ा हो गया, तो डायवर्जन करना पड़ेगा। महमूद गवा ने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया। इस हेतु उसने तगा नामक स्केल का विकास किया। तगा नामक स्केल का विकास किया। ये तगा इंपॉर्टेंट है, तगा ध्यान रखिए। कैसे समझने से अभी भी जमीन की नपाई होती है, आप जानते हैं जरीब होती है। आज भी अगर जब नपाई करनी होती है किससे नाप करते हैं? जरीब हो गया। जरीब को भी मीटर में आप बहुत ही जगह में नापने लगे, 20 मीटर का एक जरीब होता है। तो उस टाइम में तगा होगा। हाँ, दक्षिण में बलबनी साम्राज्य। लेकिन अगर आप मुगल साम्राज्य में आएंगे तो जमीन का जो मेजरमेंट था वो अकबर ने जो एक यंत्र बनाया था, अकबर ने जरीब बनाया था। यस, तो उसको 41 इंच का होगा। और इससे पहले एक कौन सा लोधी था, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, गजे सिकंदरी, वो 39 इंच का होगा, 2 इंच का फासला। गजे सिकंदरी और गजे इलाही। ये क्वेश्चन पूछता कि कितना अनुपात में कितना डिफरेंस था, तो याद रखना 39 अनुपात 41 अंगुल। 39 अंगुल का होगा तो उसको बोलेंगे गजे सिकंदरी, और 41 अंगुल का होगा तो बोलेंगे गजे इलाही। और उसके बाद फिर जरीब आ गया। जरीब का भी मेजरमेंटल का मैंने पढ़ा है, लेकिन अब ये जान लीजिए कि 20 मीटर का मतलब 1 और पूरा उसका मैप बनता है, नापा जाता है स्केल से। तो 20 मीटर 20 मीटर मतलब रखिए, अगर दुनिया है उसमें रखिए कि पता चल जाएगा कि कितना है, गिन लीजिए उतना मीटर पूरे कर दीजिए, आ जाएगा। मीटर से तो आप कोई भी नाप सकता है, एक कॉमन पीपल भी मीटर से 20 नाप मीटर सकता लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। है। लंबाई पर सब नाप जाएगा, चौड़ाई कितने मीटर है, लंबाई कितने मीटर है। अब फुट निकालना है तो 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फुट निकल आएगा। लेकिन नापेंगे जैसे बड़ा एरिया नापना तो किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे, तो खेत नापेंगे। अभी भी लेकिन गाँव में जरीब से ही नापा जाएगा, मतलब वो सब जरीब से नापा जाता है, लेकिन जब जहाँ जरीब का मतलब है कि कहीं गड्ढा है, कहीं पानी है, जहाँ कुछ नहीं है, प्लेन्स में नापना है, जरीब को नापना है। अब जरीब से अच्छा कि मीटर के खड़ा होना का काम बताओगे, आसान बनाना है। अभी जब मराठा शिवाजी पढ़ोगे तो वहाँ तो और डिफरेंस का नापने, पूरा मराठों का भी इतिहास इसी क्षेत्र में। जब ये खत्म हो गए तो इनके खत्म होने के बाद किसका हो जाएगा, मराठा का हो गया। नहीं मराठी नौकरी किए हैं, यानी अहमदनगर बीजापुर मुगलों से संघर्ष किए हैं। अहमदनगर और बीजापुर के साथ में शाहजी, शिवाजी के पिताजी मुगलों से संघर्ष किए हैं, यानी अहमदनगर और बीजापुर के साथ। कभी अलग से भी तुम लोग कभी अगर खत्म हो जाए क्लास, कभी अलग से भी तुमको शिवाजी या कुछ पढ़ना है तो मुझसे मिलिएगा तो मैं बताऊँ। सर सबसे पहले जजिया का कौन हटवाया? अकबर। हाँ, और फिर औरंगजेब क्यों लागू कर दिया था? औरंगजेब लागू करते थे, पैसे की कमी थी उसको, इसलिए फिर लागू करते थे। फिर जजिया का हटा आए लास्ट मोहम्मद शाह ने खत्म किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने। चलो ठीक है, फिर आगे चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिखते जाइए, वरना भी बहुत समय खत्म हो जाएगा। बीदर में उसने एक विद्यालय बनाया, बीदर में उसने एक विद्यालय की स्थापना की। सर कौन बेगड़ा? महमूद गवा। बेगड़ा पढ़ाई नहीं रहे, बेगड़ा का नाम मैंने इसलिए ले लिया कि कन्फ्यूजन ना हो। बीदर में उसने एक विद्यालय की स्थापना की।
जो हत्या में अभी भी 1481 में हत्या हो गई। एक इतिहासकार है मीडोस टेलर, मीडोस टेलर, मीडोस टेलर, उन्होंने लिखा है कि महमूद गवाह की मृत्यु के साथ बहमनी राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता तथा सयानापन समाप्त हो गया। महमूद गवाह की मृत्यु के साथ, सर ये राइटर है क्या? हाँ, महमूद गवाह की मृत्यु के साथ बहमनी राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता एवं सयानापन समाप्त हो गया। महमूद गवाह की मृत्यु के साथ बहमनी राज्य की पूरी बुद्धिमत्ता एवं सयानापन समाप्त हो गया। तो हम लोग पहुँच गए 1482 तक पहुँचे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं क्या जो आपका ब्राह्मणी साम्राज्य जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा पूछ देता है कि मैं क्या पूछता हूँ। इसमें लिखा सहजपुर और दीवान अक नामक 2 ग्रंथों की रचना महमूद गवाह। अभी ऊपर प्रश्न पूछा था अभी मेरी डायरी में नोट कि सहजपुर और दीवान अक नामक 2 ग्रंथों की रचना की महमूद गवाह। कहीं नोट कर लीजिए कि सहजपुर क्या सर सुनाइए? सहजपुर सर इनको पानी दे रहे थे क्या? ये किताब लिखा होता है, ये किताब है। तो बात तो मैं बता चुका हूँ, मलिक उल तुज्जार व्यापारियों का प्रधान। सर नीचे वाला दीवान ये छोटा अदा का होता है। मतलब देख लीजिए कि देखिए सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, जनता हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन सब है। लेकिन एक चीज़ देखिए इतिहास में कि ना कोई जात पात, मतलब शक्ति के लिए संघर्ष होता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए फिर धर्म का या जात का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल होता है शक्ति प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर भी दोनों मुसलमान और बाकी भी और गरीब, लेकिन शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी का रिजल्ट क्या निकला कि जो एक साम्राज्य था वो टुकड़ों में विभाजित था, 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, बीजापुर 1489 में पूरा सेकेंड सर फिर से बोल दीजिए। बीजापुर की स्थापना जो की थी यूसुफ आदिल शाह ने। ये तो मैंने आप नोट कर लीजिएगा, आदिल शाही, निजाम शाही और कुतुब शाही, बरीद शाही, इमाद शाही, ठीक है। ये 5 जो राज थे, पाँचों अलग अलग वंश की स्थापना हुई। और ये मिलाने के लिए आता है। जब छोटे एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे लिख देगा 5 का नाम तो 4 का नाम और इधर 4 का नाम उधर मिलाएगा। जैसे एग्जाम्पल
जैसे बीजा कोई तो डेट की मत बताइए इनको नहीं खिला बताइए किसको किसको मिला है बस देख के वो बताइए उसको देखिएगा नहीं बताइए बीजापुर को किससे मिला है गोलकुंडा का कुतुब अब किस तरह से मिलाएंगे तो आपको उत्तर सही मिलेगा अब किस तरह याद रखना ये आराम से अब ये याद कैसे होगा ये याद होगा जब आप मैप बनाएंगे आप क्या बनाएंगे सर कॉपी में बना लीजिए अपने मैप उस प्लेस को बना लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए आराम से कभी भूलेगा ही यही सिस्टम जब आप आगे चल के मराठा का इतिहास पढ़ेंगे तो सिलेबस में नहीं लेकिन मराठा में भी ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो मराठा कुछ समय तक एक थे उसके बाद मराठों का भी विभाजन 5 में हो गया जैसे गायकवाड़ भोसले सिंधिया गायकवाड़ भोसले सिंधिया और नहीं सूर्य और वो जब तक वो मुगल सम्राट था तब तक मुगल सम्राट जैसे कमजोर हुआ तो सबके अपने अपने साम्राज्य थे उनकी सीमाएं आपस में टकराने लगी और सबको फिर अंग्रेजों ने अलग अलग हराया और सबको हराकर मिला लिया ब्रिटिश भारत मराठा 5 थे नागपुर के भोसले हैं ग्वालियर की सिंधिया हैं गायकवाड़ हैं बड़ौदा के गायकवाड़ हैं होलकर हैं एक और सूत्रा है नाम जाने ये मैंने IAS के एग्जाम में देखा फ्री में कि ऐसे 5 के नाम और 5 के प्लेस कहते मिलाइए अगर अच्छा हम तैयार करके जाते नहीं ये हमको पता नहीं अचानक से देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो अगर आपकी कॉपी में ये बना रहेगा तो बहुत ईजी वे में आप सॉल्व करोगे बहुत कठिन नहीं ये सिर्फ आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं कि आपने जिसको बिल्कुल पढ़ा होगा उसी को याद रखो ऐसे नहीं चलेगा तो बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की और 1489 में और यहाँ पर आदिल शाह बीजापुर के बारे में खास बातें हैं जो आपको याद रखना है कि बीजापुर यूसुफ आदिल शाह बीजापुर में एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है गुंबद कहते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद के नाम से ये 1656 में बनाया मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया सुनो इतना ज़्यादा है ना कि खत्म कर सकते हैं बहुत ज़्यादा है जो 100 से कम बता रहा है बीजापुर को मिलाया कर फिर औरंगजेब मुगल सम्राट में ये 1489 में स्थापना हुई और 1686 में ये मुगल सम्राट में मिला दिया। नेक्स्ट देखिए अहमदनगर। हाँ अहमदनगर इसको मलिक अहमद ने इसमें स्थापना 1490 में मलिक अहमद ने 1490 में
निजाम शाही। निजाम शाही इसको 1633 में मुगल सम्राट में मिला था, शाहजहां के साथ मुगल सम्राट में मिला था। अब इस 1490 से 1633 के बीच में बहुत हिस्ट्री है, तो वो कैसे पढ़ाया जाए? देखो एक एक दिन का इतिहास है। मैं पढ़ाया हूँ पूरा 1658 से लेकर 1700 का इतिहास, 6 महीने में 40 साल का इतिहास होता है। तो वो एक दिन नहीं, कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे किसी की पॉलिसी में चेंज आता है, ये भी बता रहा है। इतना रिसर्च होके तब वो बुक में आई सकती है। नेक्स्ट बारात। बारात, बारात नहीं, बारात। क्या बारात वही तो क्या है बरात? तुम आगे आ जाओ ना, यहाँ पर आगे। बारात इसका जो संस्थापक था, इसका जो फताउल्लाह इमाम शाह नाम है। शायद ये तो एक स्थान है ना? हाँ, ये स्थान, स्थान का नाम है, 5 स्थान का नाम पता है। फताउल्लाह फताउल्लाह के बारे में कहा जाता है कि ये विजयनगर का ब्राह्मण था। सर ये मुस्लिम भी बन गया था बाद में। बहुत से ब्राह्मण बने, तुम सर नहीं ये बना इस्लाम धर्म मतलब अपने मन से किया था। नाम जाने की बरार का थोड़ा सा इतिहास नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कि 1490 में ये स्वतंत्र हुआ, अंडरस्टैंड। उसके बाद इसको 1573 में बरार को अहमदनगर में जीत, 1573 में बरार को अहमदनगर में जीत लिया, जिसको 1595 में अहमदनगर में अकबर को दे दिया। 95-96 में अहमदनगर ने मुगलों को दे दिया, यानी अकबर को दे दिया। सर क्यों दिए थे? अहमदनगर चांद बीबी का नाम सुना होगा? जी सर। चांद बीबी का नाम सुना होगा? अकबर इसके ऊपर खानदेश, अकबर ने आक्रमण किया, खानदेश को जीता। अब खानदेश को कितने में अहमदनगर को जीता था 1595 15 की किसी घटना है 1595-96। ठीक है, अब इस समय युद्ध किससे हुआ? अहमदनगर से। अहमदनगर में जो अल-ओवैस किंग था, उसकी संरक्षक थी उसकी बुआ चांद बीबी। चांद बीबी लड़ी, हार गई। ठीक है, उस पर जो किंग आया तो उसने अहमदनगर को नहीं दिया, बल्कि इस बरार को अकबर को दिया। और बरार को कब जीत लिया उन्होंने? मैंने बताया कब जीता? 73। बरार बना कब? 1490 में। 1490 में ना 73 में बरार को किसने जीत लिया? अहमदनगर। अहमद के ऊपर जब आक्रमण हुआ मुगलों का तो ये हार गए, लेकिन इसको अपना सुरक्षित रखा अपने पास। उन्होंने किस पोर्शन को 1595 में किसको दे दिया? अकबर। बरार चला गया किसमें? मुगल सम्राट। और ये कब जाएगा? 1633 में जब शाहजहां इसको, इसीलिए कहते हैं मुगलों की दक्षिणी पहुंची गई। जब कहते हैं ना कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण दक्षिणी नीति, मतलब सिर्फ औरंगजेब की धारणा नहीं थी, ये दक्षिणी नीति। और औरंगजेब को जो समस्या मिली थी दक्षिण की, वो उसको वंशानुगत मिली थी, उसके दौरान नहीं पैदा की पहले से, इसीलिए। अब इसके बाद जो अभी वो 1505 में 1605 में मर जाता है अकबर, तो फिर वो जब जाता है तो अकबर नहीं रहता ना अहमदनगर में। मैं तो 1633 में शाहजहां ने हाँ जहांगीर था, जहांगीर तो बादशाह, लेकिन भेजा तो शाहजहां को, तो शाहजहां
शाहजहाँ का नाम खुर्रम था। खुर्रम को इसलिए शाहजहाँ के बचपन पास का नाम था और बड़ा उसको उपाधि दी गई शाहजहाँ। जहाँ इसी जीत की वजह से इसको जो जीता था। तो ये कनेक्ट है इतिहास, बहुत कनेक्ट, पूरा इतिहास कनेक्ट करके पढ़ा गया, अलग अलग करके नहीं पढ़ा गया, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर इसको हम पढ़ के नोट्स बना रहे हैं इसलिए बनाइएगा, पूछिएगा भी, हम आपको सर लाके कल बताएंगे। दिखाएंगे अपने चीजें का लिखते हैं, चलिए। थोड़ा बता दीजिए। बाजार लिखा, बाजार के बाद अपने गोलकुंडा लिख लेते हैं। गोलकुंडा कुतुब शाह, गोलकुंडा के साथ में कुतुब शाह 1512, अच्छा लास्ट में किससे बोले सर? गोलकुंडा 1512 में कुतुब शाह ने स्थापना की। और आपको यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट रहेंगे कि अकबर के समकाली मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद नगर का निर्माण। कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद नगर का निर्माण। उस समय हैदराबाद किसकी राजधानी थी? तेलंगाना की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की अमरावती है, तेलंगाना की है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की अमरावती है। चेक करो, चेक करो, मोबाइल पे चेक करो फटाक से। तो क्या मतलब सर तेलंगाना हैदराबाद भाई, तो मैं चेक करें, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बहुत। तेलंगाना के हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। हाँ, अभी तुरंत इमीडिएट करो। तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। आंध्र प्रदेश की अमरावती। सर 2024 तक दोनों का एक ही था, मतलब इसे 2024 से बदलना था। अभी कुछ परिवर्तन हुआ, मैंने पेपर में पढ़ा था। तो 2024 तक जो हैदराबाद है वो संयुक्त राजधानी थी तेलंगाना और उसकी अब सेपरेट कर दिया। तो इस हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, उसकी स्थापना जो हुई 1591 में कुली कुतुब शाह ने। तो दो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न जो पूछते हैं मैं बता दूँ आपको। प्रश्न ये पूछता है कि लिख देगा लाल किला, ताजमहल, गोल गुंबद और हैदराबाद। इसका लिखेगा कि निर्माण किस क्रम में हुआ था, इसको सिस्टमेटिक कीजिए। गोल गुंबद कब बना, हैदराबाद कब बना, ताजमहल कब बना, लाल किला कब बना। अब ये वो बच्चा कर पाएगा जिसके नोट्स जो सिस्टमेटिक बने हों और जो परीक्षा के सर ताजमहल 16 था 1631 में बनना शुरू हुआ था, 1651 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, 22 साल 31 से 51 में बना। कहने का मतलब है कि तुमको इस लेवल की तैयारी करनी है कि तुमको दो उत्तर भारत के मोनूमेंट्स दे देंगे और दो दक्षिण भारत। अब बोलेंगे क्योंकि इसको सिस्टमेटिक लगेगा, तो इसलिए जब पढ़ाई करिए तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि बीजापुर में गोल गुंबद कब बना, ये आपको पता होना चाहिए, और हैदराबाद की स्थापना कब हुई ये आपको पता होना चाहिए, और ताजमहल कब बना ये पता होना चाहिए, लाल किला कब बना। और आपको डिसऑर्डर करके देगा, बोला ऑर्डर में लगेगा कि पहले कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, और इसके अलावा उसके निर्माणकर्ता कौन है इसका भी नाम आपको लिखना है। हो सकता है कि बिल्डिंग दे दे और उसके निर्माणकर्ता दे दे, बोले मिलाइए। अंडरस्टैंड, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि आपको चारों के जो सही आप पता होंगे आंसर, तब वो नंबर आपको देगा। तो अब ये फैक्ट नहीं है, आपको फैक्ट तो याद करना, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में आपको बैठाना है, तब पेपर साफ हो। ऐसा नहीं कि बस एक इजी क्वेश्चन दे दिया 4 आंसर, एक ऐसा नहीं बनेगा।
उसके लिए थोड़ा कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और अच्छे दोस्त की जरूरत है। तो हैदराबाद नगर का निर्माण तथा चार मीनार का निर्माण था। चार मीनार का मसला जानते हैं 1591 में बांध है। तो जो कि पहले बना है ये 1591 में बांध बना है हैदराबाद का चार निर्माण। और वो कब बना है? 1656 में बना है गोल गुंबद, यानी कि ताजमहल बनने के बाद गोल गुंबद मैंने लिखा ना। तो ये ऐसे ये आपका क्रोनोलॉजी आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है। और नेक्स्ट है पांचवा बीदर। हाँ, पांचवा राज्य जो है बीदर है। बीदर इसका जो 1527 में इसकी स्थापना हुई। अमीर अली वली 1527 अमीर अली वली 1527। ये वही बीदर है तो गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफर हुआ 1425 में अहमद शाह ने। और वही बहमनी साम्राज्य का मूल था। और बहमनी साम्राज्य अभी चला आ रहा था यहाँ तक 1527 तक। और 1527 में ये अमीर अली वरीद ने उस बहमनी साम्राज्य को समाप्त करके और वरीद शाही की स्थापना की। इसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिए, बस यही खत्म हो जाएगा। अमीर अली वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। दक्कन का लोमड़ी, दक्कन का मतलब दक्षिण, दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। 1618-19 में बीदर को बीजापुर ने जीत लिया। 18-19 देखो यहाँ है ये बीजापुर, इधर गोलकुंडा है, इधर बीजापुर। तो बीजापुर ने कब जीता? इसकी स्थापना कब हुई? 1527 में। ये तो बताया आपके बता रहा हूँ। 1618-19 में वो बीजापुर ने बीदर को जीत लिया। बीजापुर ने बीदर को जीत लिया। और 1656 में बीदर को बीजापुर के सुल्तान ने संधि के तहत मुगलों को दे दिया। अब देख लीजिए 3 चीजें आप देख लीजिए, मुगलों को ही देख लीजिए। ये गया मुगलों के पास, इसको इसने जीत लिया। और 1656 में इस एरिया को किसने, बीजापुर ने किसको दे दिया? मुगलों को। इस समय मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। और मुगल दक्षिण का सूबेदार कौन है? औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब ने इसको जीता जबरदस्ती। औरंगजेब चूंकि सूबेदार था वो बादशाह बना, जबरदस्ती बना। तो औरंगजेब की प्रियारिटी थी कि हमको इन दोनों को जीत के अपने में, और इसलिए औरंगजेब जबरदस्ती इसको जीता की जब और फिर उसको मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब आपसे पूछेगा कि औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य की सीमा क्या थी, तो आपका होगा कश्मीर से कृष्णा, इतना बड़ा होगा। इसके नीचे फिर क्या था? विजयनगर था, और वो कभी मुगल साम्राज्य का अंग नहीं था, इतना बड़ा था। तो ये पांचों राज्यों से मैंने बताया आपको। हैदराबाद 1556 में गोल गुंबद है, लेकिन पांचों राज्यों का भी अपना अपना अलग अलग इतिहास है।
अब उसको कैसे पढ़ाएं? वो पढ़िए जरूर, वहाँ से प्रश्न बहुत जरूर आए। वहाँ से जैसे बीजापुर का जो पूरे सुल्तानों की लिस्ट है, गोलकुंडा के सुल्तानों की लिस्ट है, अंडरस्टैंड, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने कौन सा काम किया अपने राज्य में, कौन सी किताब लिखी, यहाँ से प्रश्न पूछे। तो इसलिए आप जब अपनी नोट बनाइएगा तो ये अंदर का भी इतिहास पढ़िए। ये 2-3 सवाल अगर मैं बता दूँ, नोट कर लीजिए, खत्म ही हो गया। लेकिन मैं बता दूँ ये नहीं कि आपने सुना है मुझसे। जैसे बीजापुर का एक शासक था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह था, इसने 1580 से 1627 तक का शासन किया। अब पूछ रहे थे कि किसने बीजापुर के किस सुल्तान ने उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया? यही था, उर्दू को राजभाषा का दर्जा अपने बीजापुर। और इसने इसको अबला बाबा भी कहा जाता है। अबला बाबा किसको कहा जाता है? पता है हिंदुओं को अबला बाबा क्यों? अबला बाबा का मतलब होता है गरीबों का दोस्त। और क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये हिंदुओं को संरक्षण देता था, हिंदुओं को संरक्षण देता था, इसलिए इसको अबला बाबा कहा। और संरक्षण के कारण इसको जगत गुरु की भी संज्ञा है। ऐसे से प्रश्न आते हैं। और ये कौन से प्रश्न? मैंने क्या कहा कि जब आप इतना पढ़ेंगे और लाएंगे कितने में, एग्जाम से पहले कितने में, और 15 दिन का जो रिविजन होता है एग्जाम से पहले जाने उसके, और एग्जाम और जाने से पहले फिर, और उसको जो अगर 25 पन्ने का आप उसको कितने पन्ने बनाएंगे? 10 पन्ने। और 10 पन्ने में जाके फिर देने जाना है, इधर एग्जाम उधर 10 पन्ना से पढ़े फेंके बैठ जाए, जो 3 घंटे में तो कल्याण होगा। कब तक कोई चीज़ स्टोर रहेगी? बेस्ट है, ये ट्रिक जरूर लगाइएगा कभी भी एग्जाम देंगे। पहले आपको इतना फिर इतना लाना है। अब एक और टाइम खत्म होगा जो मैं आपको बता रहा था, फरिश्ता का जो नाम है, एक जो फरिश्ता ने जो किताब लिखी है तारीख फरिश्ता, गुलशन इब्राहिम इस किताब में, फरिश्ता के नाम पर उसको तारीख फरिश्ता कहते हैं। इस किताब को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये इसी बीजापुर में तो जहाँ का शासक था इब्राहिम आदिल शाह, इसी पीरियड में वहाँ पर फरिश्ता, और इसी ने तो जो किताब लिखी तारीख फरिश्ता, इसने जो उत्तर भारत मुंबई का और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से लेकर और अभी तक का इतिहास एक किताब लिखी, उसको बोलते हैं तारीख फरिश्ता। यहाँ पे रहेगी बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में उसने किताब लिखा। उस किताब का नाम था गुलशन इब्राहिम, जो मशहूर हुआ किस नाम से? तारीख फरिश्ता। अब हमेशा इतिहास पढ़ेंगे तो फरिश्ता के अनुसार तो फरिश्ता यहाँ पर बीजापुर और पूरे उत्तर भारत का इतिहास में महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर और अब तक का इतिहास। देवनागरी लिपि में इसने किताब लिखी है इब्राहिम आदिल शाह ने, जो अभी इसके बारे में पता जगत गुरु जिसको कहा जाता है, इब्राहिम आदिल शाह ने किताब नौकर्स देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि समझ है ना क्या? जिस लिपि में आप लोग लिखते हैं, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी है किताब नौरस। जो किताब है ये संगीत की किताब, संगीत के ऊपर किताब लिखी थी, किताब नौरस। ठीक है, दैट्स